कल मैंने आपको आरोह पाठ पुस्तक से पाठ 2 गद्य खंड में पढ़ाया, उसी के प्रश्नोत्तर लिखाने जा रही हूँ। प्रश्नोत्तर गद्यांश। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थीं और न उस समय वह बाजार को किसी बात कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन किया और सबका अभिवादन लिया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी। प्रश्न काखंड। लेखक को बाजार में कौन दिखाई दिया? उत्तर, लेखक को बाजार में चूरन वाले भगत जी दिखाई दिए। खाखंड। भगत सिंह को राह में कौन मिला? उत्तर, भगत सिंह को रास्ते में बहुत से लोग और बहुत से बच्चे मिले। गाखंड। भगत सिंह ने उन सबसे मिलने पर सबसे पहले क्या किया? उत्तर, भगत सिंह ने उनसे सबसे पहले मिलकर सबसे पहले सबका अभिवादन लिया, फिर सबको अभिवादन किया। गाखंड। वे बाजार में क्या देखते थे? उत्तर, वे बाजार में सब कुछ देखते थे। उनकी आंखें खुली थी परंतु आवश्यक वस्तु खरीदते थे। अड़ाखंड। इस पाठ के लेखक का नाम लिखें। उत्तर, इस पाठ के लेखक का नाम जैनेन्द्र कुमार है। बाजार का अगला क्वेश्चन। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? उत्तर, बाजार के जादू के चढ़ने पर मनुष्य आवश्यक अनावश्यक चीज़ें खरीदने लगता है। वह अपनी क्रय शक्ति का प्रदर्शन कर अपने अहम को पोषित करता है। उसका मन पर काबू नहीं रहता तथा वह जेब में पैसे रहते खरीदारी करता चला जाता है। उसका मन बाजार के इशारे पर चलता है। बाजार का जादू उतरने पर मानव अपना सिर पीट कर रह जाता है। मानव घर आए अनावश्यक सामान को देखकर उसका मन दुखी हो जाता है। उसे अपनी अनावश्यक खरीदारी पर पछतावा होने लगता है। ऐसी दशा में वह अपने आप को ठगा सा अनुभव करता है और मन ही मन भविष्य में फिजूल खर्ची से तौबा कर। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? उत्तर, बाजार में भगत जी का संयमित व्यक्तित्व देखने को मिलता है। वह भरे बाजार में शांत से विचरण करता है किंतु उसका मन बाजार की वस्तुओं के लिए मचलता नहीं। ऐसा नहीं कि वह आंखें बंद करके वहाँ से गुजरता है किंतु उसका मन बाजार की वस्तुओं के लिए मचलता नहीं। ऐसा नहीं कि वह नेत्र बंद करके वहीं से गुजरता है। बस संत स्वभाव के बाजार को विकसित होने का आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ जाता है। हमारी दृष्टि में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में सहायक हो सकता है। भगत जी सिर्फ जरूरत की वस्तुएं खरीदते और घर लौट आते हैं। असल में यही बाजार की सफलता है। यदि कोई बाजार की चकाचौंध में उलझ कर अनावश्यक वस्तुएं खरीदेगा तो इससे बाजार में शोषण की वृत्ति को बढ़ावा मिलेगा तथा बाजार ग्राहक के संबंध में खटास आएगी। यदि सभी केवल अपनी जरूरत का ही सामान खरीदेंगे तो लोगों में दिखावे की प्रवृत्ति को विराम मिलेगा तथा अहम की पूर्ति के लिए लोग छल कपट बेईमानी की मार्ग खुद ही त्याग देंगे। अगला, बाजारूपन से क्या तात्पर्य? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? उत्तर, बाजारूपन से आशय बाजार के आकर्षण से। बाजार का उद्देश्य लोगों की जरूरतों की पूर्ति करना होता है। बाजार में विद्यमान सामान उसकी चमक दमक बाजारूपन का ही हिस्सा है। इस प्रकार बाजारूपन ग्राहकों को आकर्षित करता है, उनके मन में खरीदारी के लिए प्रेरित करता है। मन पर काबू रखने वाले संयमी व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। पाठ में पंडित भगत जी ऐसे ही व्यक्ति हैं। बाजार सामान से पटे पड़े हैं परंतु अपनी जरूरत की वस्तु खरीदने में ही बाजार की सार्थकता निहित है। ऐसे व्यवहार से ही बाजार तथा ग्राहकों के संबंध भी मीठे बने रह सकते हैं। बाजार की सार्थकता के लिए यह जरूरी नहीं कि अधिक से अधिक खरीदारी की जाए। अगला, बाजार किसी का लिंग, जात, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता। यह देखता है कि सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर, बाजार का उद्देश्य लोगों की जरूरतों की पूर्ति करना होता है। ऐसे में बाजार ग्राहक को देखता है, उसकी जात, धर्म अथवा क्षेत्र नहीं देखता। अगर बाजार जरूरतमंद की आवश्यकता पूरी नहीं करता है तो वह अपनी सार्थकता खो देगा। अतः बाजार का संबंध क्रेता की क्रय शक्ति से है, फिर चाहे उसका लिंग, जात, धर्म जो भी हो। हम इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं कि बाजार एक तरह से सामाजिक समता की रचना कर रहा है। अगर बाजार धर्म, जाति, लिंग भेद का महत्व देता तो समाज भिन्न भिन्न वर्गों में बढ़ जाता है तथा इससे बाजार पर ही प्रतिकूल असर पड़ता है। सभी धर्म जाति के लोग अगर एक बाजार से बगैर किसी भेदभाव की खरीदारी करेंगे तो उनमें स्वतः ही एकता की भावना आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के प्रचारक के रूप में प्रतीत हुआ।
खाखंड जब पैसे की सख्त काम नहीं आई। उत्तर काखंड लेखक ने पैसे को पावर की संज्ञा दी। वर्तमान में लोग जरूरत की चीज़ों तक ही सीमित नहीं रहते, वे अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए फिजूल खर्ची करते, यहाँ तक कि वह पैसे के जोर पर अनैतिक कार्यों को भी अंजाम देते हैं। इसी आधार पर लेखक ने धन को पावर कहा। हमारे गांव का मुखिया काफी रईस था। उसने गांव की पंचायती जमीन पर कब्जा जमा रखा था। जब तक उस गांव वाले उस धरती के बंटवारे की बात करते तो वह मुखिया पैसे के दम पर पाले हुए बदमाशों से उनका मुंह बंद करवा देता। इस प्रकार उसने पैसों की सख्ती रूप में इस्तेमाल कर गांव की जमीन को हथिया लिया। खाखंड हमारे पड़ोस में एक व्यवसायी रहता था। वह बहुत अमीर था। उसका पुत्र था। बचपन से ही मनचाही चीज प्राप्त करते रहने से वह बिगड़ैल हो गया। व्यवस्था तक पहुँचते पहुँचते वह नशीली दवाओं का सेवन करने लगा। एक दिन ज्यादा नशा करने पर बेहोश हो गया तथा उसके पिता की पैसे की ताकत भी उसे न बचा पाई। इस तरह पैसों को सख्त मानने वाले व्यवसायी का भ्रम टूट गया। अगला क्वेश्चन, बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या न जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। मन खाली हो, काखंड मन खाली न हो। मन बंद हो, काखंड मन में नकार हो। विद्यार्थी इसे स्वयं करें। अगला क्वेश्चन, बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है? आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते हैं? उत्तर, बाजार दर्शन पाठ में एक ग्राहक बाजार से जरूरत से ज्यादा सामान खरीद कर लाता है और दूसरा बाजार जाकर भी बाजार देखने के पश्चात बिना कुछ खरीदे ही वापस आ जाता है। इस स्वयं को इन दोनों में से किसी भी श्रेणी का ग्राहक नहीं मानते, क्योंकि अनावश्यक चीज को खरीदना धन का अपव्यय है। दूसरा, जरूरत होने पर भी बाजार की कोई भी वस्तु पसंद न आना वक्त का व्यय है। हम आवश्यकता अनुसार ही बाजार जाएंगे और भली बात जांच कर सामान खरीद लाएंगे। अगला, आप बाजार की भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति से अवश्य परिचित होंगे। मॉल की संस्कृति और सामान्य बाजार और हाट की संस्कृति में आप क्या अंतर पाते हैं? परचेजिंग पावर आपको किस तरह के बाजार में नजर आती है? उत्तर, यह सही है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती। बाजार में मांग के हिसाब से फायदा लिया जाता है। यदि वस्तु की मांग अधिक होगी तो फायदा भी अधिक रहा जाएगा। मांग कम होने पर वस्तु की बिक्री दुकानदार कम फायदा भी कर देता है। कुछ लोग परचेजिंग पावर के गर्भ में बाजार जाते हैं। वे बगैर आवश्यकता ही सामान का क्रय करते हैं। इससे जो बाजारूपन तो बढ़ता ही, साथ ही आवश्यकताओं का सही आदान प्रदान न होकर बल्कि शोषण होने लगता है। अनावश्यक सामग्री खरीदारी शोषण का रूप धारण कर लेती है। अगला, लेखक ने पाठ में संकेत किया कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस पर विचार से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, कभी कभी बाजार की जरूरत ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। विचार पूर्णतः ठीक है, क्योंकि जब बाजार में वस्तु कम हो और खरीदने वाले अधिक अर्थात मांग अधिक तथा पूर्ति कम हो तब अवश्य ग्राहक का शोषण होता है। दुकानदार ज्यादा पूर्ति मांग होने पर ज्यादा दाम में ग्राहक का अपना माल बेचता है। इस प्रकार ग्राहकों का लगातार शोषण होता है। अगला क्वेश्चन, स्त्री माया न जोड़े। यहाँ माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकट प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थिति वश है। वे कौन सी परिस्थितियाँ होंगी जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती हैं? उत्तर, स्त्री माया न जोड़े में माया शब्द धन और मोह दोनों की तरफ संकेत कर रहा है। स्त्री को धन का मोह तथा परिवार का मोह दोनों ही होते हैं। औरतों का माया न छोड़ना प्रकट प्रदत्त है। औरतों का स्वभाव पुरुष की अपेक्षा पैसे के प्रति अधिक संकोची, कंजूस और परिवार के प्रति अधिक समर्पित होता है। परिवार की विपरीत परिस्थितियों में, जैसे घर में बीमारी, परिजन या मुसीबत आने अथवा अन्य अप्रिय घटना के घटने पर स्त्रियां धन का लाभ छोड़ देती हैं, परंतु परिवार का लोभ नहीं छोड़ सकती हैं। बच्चों, पाठ पूरा समाप्त हुआ। प्रश्नोत्तर लिखें।